नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण में संधि स्वर संधि के अंतर्गत हम पर रूप संधि को समझेंगे। उसके साथ ही साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका सूत्र क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, उदाहरण के आधार पर इसको सिद्ध कैसे किया जा सकता है, और इन चीजों को मूल रूप से समझने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे इसके पहले आपने पूर्व रूप को देखा, वहां पर एंग पदांतादति करके सूत्र था, अर्थात एंग के बाद ह्रस्व आ ने पर उस ह्रस्व आ को पूर्व रूप हो जाता था। लेकिन ये पर रूप संधि है। पर रूप संधि से प्राय होता है कि एंग पर रूपम, यहां भी एंग ही है, लेकिन सूत्र का अर्थ क्या है, यानी एंग पर रूपम, दो ही शब्द है, एंग है और पर रूप है। तो एंग अर्थात अकारांत उपसर्ग के बाद, इसमें शर्त क्या है, जो उपसर्ग होते हैं 22, उसमें से जो अकारांत उपसर्ग है, माने ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में आ हो, अगर ऐसा उपसर्ग है अकारांत और उसके बाद कोई भी एंग माने ए ओ से प्रारंभ धातु अगर आती है तो उस अ के स्थान पर जो अकारांत उपसर्ग है, उस उपसर्ग के स्थान पर रूप अर्थात ए ओ एंग आदेश हो जाता है। कहने का प्राय है कि यदि अकारांत उपसर्ग हो, उसके बाद एंग माने ए और ओ से प्रारंभ होने वाले कोई भी धातु हो, तो जो उपसर्ग अकारांत है आ, उस आ के स्थान पर ए ओ पर रूप आदेश हो जाता है। आप उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे। जैसे प्र धन एजते, प्र क्या है, ये उपसर्ग है और कैसा है, अकारांत उपसर्ग है। देखें प्र में आ है, तो प्र में आ है इसलिए अकारांत उपसर्ग भी है। और इसके बाद एजते, आप देखेंगे हमने कहा कोई धातु हो जो ए या ओ से प्रारंभ होती हो, तो यहां पर ए से प्रारंभ अर्थात एंग ए है, तो प्र उपसर्ग माने आ के बाद ए आया है, लेकिन ये आ कहां पर है, एक उपसर्ग के अंत में है। ध्यान देने की बात है कि पररूप संधि में उपसर्ग का जो अकारांत है, उसके बाद अगर एंग या ए ओ आता है तो उसी के स्थान पर पररूप अर्थात जो बाद वाला है यह आदेश हो जाता, माने ए या ओ आदेश हो जाएगा उस आ के स्थान पर। तो जैसे प्र में आ है, एजते में है, तो प्र धन एजते बराबर क्या होना चाहिए इस सूत्र के आधार पर, माने अकारांत उपसर्ग के बाद ए आने पर उसे पररूप हो जाना चाहिए। माने प्र में जो आ है अब उसका मायने खत्म हो गया, उसने केवल एक सूत्र की सिद्धि के लिए अपना स्थान बनाया था, लेकिन अब चूंकि पररूप अर्थात ए इसके ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा प्रेजते। इसी तरह से प्रधन ओषति, प्र उपसर्ग के बाद ओ अर्थात एंग ओ आया है, क्या हो जाना चाहिए, प्रा। अब यहां पे आ और ओ का संधि नहीं हो रही है, बल्कि आ में ओ सीधे सीधे आकर के पररूप हो जा रहा, माने आ भी पररूप में जाकर के मिल जा रहा है, ऐसी संधि हो रही है। इस तरह से प्रधन ओषति बराबर क्या हो जाएगा, प्रो, चूंकि ओ मिल गया पा में, सती, प्रोसति। फिर हम देखेंगे उपधन ओषति बराबर क्या होगा, चूंकि उप में देखिए ये उपसर्ग है, पा में अकारांत है, और अंत में इसके औसत अर्थात एंग ओ आया है, इस ओ का क्या होगा, आ का ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा उप में ओ की मात्रा लग जाएगी और सति, उपोषति। प्राधनेजते प्रेजते। अब यहां पर अगर हम इस तरह से देखें तो आ है, ए है, इस या संधि ऐसे बननी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शर्त हमारी है एंग पर रूपम, अर्थात अगर अकारांत कोई भी उपसर्ग आता हो और उस अकारांत उपसर्ग के बाद अगर एंग से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आती है, एंग माने ए और ओ से प्रारंभ होने वाले कोई भी धातु आती है, तो उस अकारांत आ को
जो उपसर्ग में अकारांत है उस आ को पर रूप अर्थात ए और ओ हो जाता है, ऐसा पर रूप आदेश बनता है। उसी को हमने यहां पर देखा, एंग पर रूपम अर्थात अकारांत उपसर्ग के बाद एंग ए ओ से प्रारंभ धातु रूप होने पर रूप हो जाता है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अगर उपसर्ग है और उपसर्ग अकारांत है, उसके बाद एंग माने ए ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु है, तो उस ए ओ के आने पर जो अकारांत उपसर्ग का आ है उस आ के स्थान पर ए हो जाएगा। अगर ओ आया है तो आ के स्थान पर ओ हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, प्र में आ है और उपसर्ग है और अकारांत है, इसके बाद एंग अर्थात ए से प्रारंभ होने धातु आई है, इसलिए प्रेजते को प्रेजते अर्थात आ के स्थान पर ए पर रूप आदेश हो गया। इसी तरह से प्राधनोषद, प्रा भी एक उपसर्ग है, अकारांत है, इसके बाद एंग से प्रारंभ माने ओ से प्रारंभ होने औसत ये धातु आई है, इसलिए इस आ के स्थान पर रूप अर्थात ओ आदेश हो जाएगा। इसलिए देखिए प्रा में औसत प्रोसत सीधे सीधे जुड़ गया। इसी तरह से उपधन औसत, उप भी एक अकारांत उपसर्ग है, इसके बाद औसत ओ से प्रारंभ होने वाला देखिए ओ से प्रारंभ होने धातु है, इसलिए इस उप के अकारांत आ के ऊपर क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर रूप ओ होना चाहिए। इसलिए देखिए उप धन, इसमें औसत में ओ, उपोषत, ओ की मात्रा लगी उपोषत बन गया। तो आपने देखा पर रूप संधि ऐसे बनती है। इसी में एक वार्तिक आता है, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। पर रूप से संबंधित एक भी एक वार्तिक है, जैसे सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम। यहां पर एक अपवाद है, जहां पर कोई अपवाद है, जैसा कि आपने पढ़ा था सबसे पहले जब संस्कृत व्याकरण की वह कुंजी बताई जा रही थी, तो उस समय बताया गया था कि कभी कभी क्या होता है, कुछ गण जो बनाए गए हैं उन गणों में अर्थात जो 10 गण हैं, उन 10 गणों में धातुओं को बांटा गया है कि कौन सा सकंध्वादि गण होगा, कौन भवादि गण होगा, इत्यादि प्रकार के जो गण समुदाय बनाए गए हैं, उन समुदायों में जितने भी पठित धातुएं हैं या शब्द हैं, उनको उस गण के रूप में माना जाता है, अर्थात उस गण का जो पहला शब्द या पद है उसी के आधार पर उसको हम उस गण के रूप में मानते हैं। जैसे सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, सकंध्वादिषु अर्थात सकंधु आदि गण में पठित जितने भी शब्द हैं, देखिए सकंध्वादि गण में पठित शब्दों के आगे सवर्ण स्वर आने पर, सवर्ण स्वर अर्थात अगर कोई भी आ के बाद आ आता है तो वहां पे दीर्घ ना हो करके बल्कि उसे क्या होना चाहिए, पर रूपम, पर रूप होना चाहिए। अर्थात अचो अंत्यादि टी, आपने एक संज्ञा पढ़ा था, जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे मनस धन ईसा, मनस है, मनस में जो टी संज्ञा किसकी होगी, जो ना का आ है, माने सा में देखिए कोई स्वर है नहीं, इसलिए जो अंतिम स्वर है अचादि माने अचो अंत्यादि, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए नस में अ है, इसलिए इस अ की टी संज्ञा होती है, और जिसकी टी संज्ञा होती है कहते हैं तो उसको पर रूप आदेश होना चाहिए, ना कि दीर्घ, बल्कि पर रूप आदेश होता है। जैसे सीमन, आप देखेंगे सीमन धन अंतः सीमन में क्या है, म में अ है, यही आ आपका टी संज्ञक है, यही अच अ जो है ये टी संज्ञक है, और इसके बाद जो अंतः अर्थात आ आया है, तो देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, तो इनको हम कहते हैं पूर्व रूप ना होगा, ना तो दीर्घ आदेश होगा, बल्कि इसके आधार पर रूप आदेश होना चाहिए। आप उदाहरण रूप में से देखने का प्रयास करें, जैसे शक धन अंधु, शकंध्वादि गण में पठित शक है, कुल है, सीमन है, मनस, ये सारे शब्द शकंध्वादि गण के हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि शकन शक के बाद अंधु आया है, आप इस तरह से अगर देखेंगे तो शक में आ है, का में आ है, इधर आ है, तो आ धन आ का से बड़े दीर्घा से दीर्घ होना चाहिए। लेकिन ये सूत्र कहता है, ये वार्तिक कहता है कि सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, अर्थात अगर वह शब्द सकंध्वादि गण में पठित है और उसके बाद कोई भी स्वर आता है समान स्वर, और वो समान स्वर अगर आता है तो सकंध्वादि गण में पठित
जो अंतिम अच है जिसकी टी संज्ञा है उसको दीर्घ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पररूप होना चाहिए। वाच्य माने इसे पररूप कहा जाना चाहिए। जैसे अब शक धन अंधु बराबर, चूंकि शक में चूंकि अंतिम अच आ है और अंधु का आ है, तो इन दोनों को मिलाकर के शकांधु बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी को कहा जाता है अपवाद। कभी कभी सूत्रों को जो बनाया जाता है वह सर्वत्र न लागू हो, किसी विशेष परिस्थिति में उस को रोका जाता है, जिसी को वार्तिक अर्थात कात्यायन ने जो वार्तिक की रचना किया उसमें उन्होंने यही दिखाया कि जो अष्टाध्यायी पाणिनि का लिखा गया है उसमें जो सूत्र सब जगह लागू नहीं हो पाते हैं, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जहां पर उन सूत्रों को हम अपवाद के रूप मानते हैं, अर्थात वहां पे वह कार्य समान रूप से नहीं करते बल्कि दूसरी तरह से करते हैं, इसी का अपवाद कहा जाता है। जैसे आपने शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम में यही सीखा कि जैसे पर रूप संधि आपने पढ़ा, एंग पर माने अकारांत उपसर्ग के बाद अगर एंग एव आता है तो उस अकारांत को माने आ के स्थान पर रूप अर्थात ए या ओ आदेश हो जाता है। लेकिन यह क्या कहता है, यहां पर ना तो एंग आया है और ना ही उसके पहले कोई उपसर्ग अकारांत ही है, फिर भी यहां पर पररूप संधि होगी। कैसे? उसका वार्तिक है सकंध्वादिषु पर रूप माने सकंध्वादिगण में पठित अगर कोई भी शब्द है और उस शब्द के बाद अगर समान स्वर आता है, माने आ के बाद आ, ई के बाद ई, तब भी वहां पर दीर्घ नहीं होगा बल्कि उसे पररूप होना चाहिए। इसी में एक चीज और हमने जोड़ा जिसे हम कहते हैं टी संज्ञक। माने टी संज्ञा किसकी होती है, इसका सूत्र बताया गया था, आप संज्ञा प्रकरण उस वीडियो को देखें। अचो अंत्यादि टी माने जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा बोली जाती है। तो अंतिम अच क्या है आप देखेंगे, शक में क में आ है अंतिम, कुल में आ है, सीमन में मा में आ है, मनस में ना का आ है, इसकी टी संज्ञा होती है। और इसके बाद अगर कोई भी समान स्वर आता है तो उसे दीर्घ ना होकर के पररूप होगा। अब उदाहरण में देखिए, शक धन अंधु, शक में आ है अंधु में आ है, यहाँ तो होना दीर्घ चाहिए, लेकिन ये वार्तिक सीधे सीधे इसको मना करता कि इसको दीर्घ मत करो, क्योंकि ये सकंध्वादिगण में पठित है शब्द हैं, इनको पररूप होना चाहिए। तो जब पररूप होगा तो देखिए शक पररूप आ इसमें मिल गया, अंधु शकंधु ए रूप बन गया। इसी तरह से कुल धन अटा बराबर क्या होगा, कुल में देखिए आ है, इधर आ है लेकिन दीर्घ नहीं होगा, इसे शकंध्वादिषु पर सकंध्वादिगण में भी पठित कुल शब्द है, इसलिए कुल आ जो है इसमें आकर के मिल गया और हो गया कुल टा। इसी तरह से सीमन धन अंता, सीमन में देखिए आ है, ना को हटाइए, आ के बाद आ चुकी है, टी संज्ञक है, इसलिए ना के पहले देखिए जो मां का आ है यही क्या है, अचो अंत्यादि ही अंतिम अच है, इसलिए इसकी टी संज्ञा है, इसलिए यहां पर हम इस आ का आ के साथ संधि देख रहे हैं। और ये सूत्र कहता है भी सकंध्वादिषु का है और फिर टी संज्ञक है, इसलिए यहां पर संधि क्या होगी, पर रूप होनी चाहिए। तो मिला दीजिए इसको, सी मन और आ मिल गया इसमें, मां के आ में अंतः, श्रीमंतः। इसी तरह से मनस धन ईशा, मनस में देखिए ना का आ, यह टी संज्ञक है और इसके बाद ईशा आया है, इसे पररूप होना चाहिए, अर्थात यह भी जो आ है यह पररूप अर्थात ई में जाकर मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा मनीषा। इसी तरह से जो मनीषा शब्द है हम उसको मनीषा क्यों लिखे, क्योंकि ना में जो आ है यह क्या है, यह टी संज्ञक है और इसके बाद ई आया हुआ है, इसलिए इसे पररूप होगा, अर्थात पररूप माने जो बाद का स्वर है वह हो जाना, इसलिए मन मनस धन ईसा अर्थात सा यहां से क्या हो गया, ये लुप्त हो गया, मनीषा, ऐसा रूप बना। इसी तरह अगर हम देखें तो पतंजलि, पतत धन अंजलि बराबर क्या होगा, पतंजलि।
जो पतत शब्द आया है ये भी शकंधादिशु का है। पतत धन अंजलि। अगर यहां पर संधि करना है तो कौन संधि होगी? सकंधादिशु पर रूपम वाच्यम अर्थात पर रूप संधि होगी। जैसे पतत देखिए ता में आ है, इस ये टी संज्ञक है, अचो अंत्याद टी, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। इस टी संज्ञा का फिर आ आया है तो फिर आ के बाद आया है, यहाँ पर भी टी संज्ञक है उसके बाद आया है, इसलिए से पर रूप होना चाहिए अर्थात इस आ के स्थान पर आ होना चाहिए। बन क्या जाएगा? और ना को, क्योंकि जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो जो ता है उसका पंचम वर्ण ना आदेश होता है। तो आप देखें यहाँ पे प तन, चूंकि फिर जली ऐसा बन रहा है। पतत धन अंजलि यानी पतंजलि अंग, चूंकि ये जो आ है इस अंग में जाकर के मिल जाएगा तो यहां पर बनेगा क्या? पतंजलि अर्थात पतत धन अंजलि बराबर पतंजलि। ये पतंजलि कैसे बना? क्योंकि ये ता कहां चला गया? ये ता का जो ना है इस ना अंग में जाकर के वह मिल गया, इसलिए यहां पर बन गया पतंजलि। इसी तरह से मार्त धन अंडः, आप देखेंगे मार्त धन अंडः। अब देखें मार्त ता में आ है, अंडा में आ है, होना चाहिए अका सवड़े दीर्घा, लेकिन दीर्घ नहीं होगा। शकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम स्वार्थी के आधार पर, चूंकि मार्त भी शकंध्वादि गण में पठित शब्द है इसलिए इसको भी पर रूप आदेश होना चाहिए। तो बन जाएगा मार्तन, क्योंकि पर रूप आ इसमें आ गया, और डह मार्तंडः अर्थात भगवान सूर्य। तो आपने क्या क्या देखा, यानी पररूप संधि क्या होती है, पररूप संधि का सूत्र क्या होता है, एंग पर रूपम अर्थात अकारांत, अगर कोई उपसर्ग आया हो और उस उपसर्ग के बाद अगर ए या ओ, मान इसे एंग कहते हैं, ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु है तो उस आ को पररूप अर्थात ए या ओ आदेश हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि पररूप कैसे होता है, जैसे प्रधन एजते, प्र में आ था, उसके बाद एजते एंग आया था इसलिए प्रेजते बन गया था। उपधन औषध, उप में पा में आ था, उपसर्ग अकारांत था, इस ओ आया था बाद में इसलिए उसे उपोषद बना। इसी तरह से हमने उसका एक वार्तिक बताया, अपवाद बताया सूत्र का। वो सूत्र क्या है? शकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम अर्थात शकंध्वादि गण में पठित अगर वह शब्द है तो उसे पररूप आदेश होना चाहिए। जैसे आपने देखा शक धन अंधु, शक में का में आ है, अंधु में आ है, चूंकि शकंध्वादि गण में पठित है इसलिए इसे दीर्घ नहीं होना चाहिए, पररूप होना चाहिए, इसलिए इसका के आ को भी पररूप अर्थात जो बाद का आया है वह आदेश हो गया और बन गया शकंधु। कुल धन अटा, कुल में ला में आ है और अटा में आ है इसलिए इसको भी पररूप अर्थात अंतिम जो आ है उस आ आदेश हो गया बराबर उल्टा बन गया। सीमन धनंता, मनस धन ईशा, इनमें आप देखेंगे तो इनमें चूंकि टी संज्ञा के दोनों हैं क्योंकि इनके अंतिम अच मां में और ना में है, इसलिए जो मां में आ है अंतिम अच है इसलिए टी संज्ञक है, और टी संज्ञक के बाद भी अगर कोई समान स्वर आता है तो उसे भी पररूप आदेश होना चाहिए। इसलिए सीमन धनंता बराबर सीमंतः। मनस धन ईसा, मनस में देखिए ना में जो उत्तरवर्ती आ है ना के उसकी भी टी संज्ञा है, इसलिए इसके भी टी संज्ञा के बाद ईश अर्थात दीर्घ ई आया है इसलिए से भी पररूप होना चाहिए अर्थात ई की मात्रा, इसलिए मनीषा ऐसा बना। इसी तरह से पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि बराबर क्या होता है? पतत ता को ना है इसमें, क्योंकि ये भी देखिए पतत ता में आ है जो टी संज्ञक है और उसके बाद फिर ता आया है तो ता का ना हो जाएगा, माने अंजलि में मिल जाएगा इसलिए बन जाता है पतंजलि। फिर आता है मार्त धनंदा, देखिए ता में आ है, इधर आ है, शकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम, इस वार्तिक के आधार पर यहाँ पर दीर्घ ना होकर के पररूप अर्थात आ हो जाता है इसलिए मार्तंडः ऐसा
शब्द रूप बना। हम इस तरह से सूत्रों को समझेंगे, उनके वार्तिक अपवादों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम उस वार्तिक को नहीं समझेंगे जो इसके ऊपर बनाया गया है, तब तक हम उसकी अच्छी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक परिस्थितियों में सूत्रों की अलग अलग व्याख्या की गई है। इसलिए हमें सूत्रों के साथ साथ उसके जो अपवाद वार्तिक बनाए गए हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें, और ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता संबंधित कोई भी विषय वस्तु आपको तत्काल प्राप्त करनी हो तो उसके लिए आप बेल आइकन अर्थात जो घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको